नमस्कार, सवार इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। आज संसद में जो हुआ वो शायद संसद ने पहले कभी नहीं देखा हो, और अब ये जो लड़ाई है संसद के अंदर से निकल के पुलिस थाने तक पहुंच गई है। संसद मार्ग पुलिस थाने तक ये लड़ाई अब पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है, संसद में धक्का मुक्की मामले में लेटेस्ट अपडेट यह है कि बीजेपी के खिलाफ जो राहुल गांधी जो पहुंची थी प्रदर्शन करने के लिए, अब संसद परिसर में कांग्रेस और बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और बीजेपी नेता जो प्रताप सारंगी हैं वो इस पूरे मामले में घायल भी हुए इस धक्का मुक्की में, और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने धक्का दिया है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने कहा कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, बीजेपी के लोग एग्रेसिव थे, उन्होंने धक्का मुक्की करी, खड़गे जी को चोट लगी और हमें संसद के अंदर जाने से रोका गया। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के सांसद पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने पहुंचे। राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए कार्रवाई की उन्होंने मांग की। प्रदर्शन के दौरान घायल हुए बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी इस दौरान घायल हुए, और दोनों जो सांसद हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे बातचीत की। वहीं कांग्रेस ने भी संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने बदसलूकी की, धक्का मुक्की की। इस पूरे मामले पर अब दोनों पार्टियों की तरफ से एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। संविधान पर बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई, और जिस तरह से कांग्रेस के इतिहास को आज पूरे देश के सामने रखा गया, उससे कांग्रेस पूरी तरह से झल्लाई हुई है। और जो उनका असली काम करने का तरीका है वो आज सामने आया। किस तरह से उन्होंने हमारे दो सांसदों को धक्का मुक्की करके उनको घायल किया। दोनों सांसद अभी हॉस्पिटल में हैं। ये संसद की मर्यादा है क्या? ये इस तरह से संसद में काम करने का तरीका होता है? कांग्रेस इस बात को समझ ले कि सारा देश स्पष्ट तौर पे जानता है कि कांग्रेस सदा ही हमेशा से बाबा साहेब अम्बेडकर जी का विरोध करती आई, उनका अपमान करती आई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित और ज़मीन पर रहने वाले लोग, गरीबों के भगवान हैं, और भगवान की तरह उन्हें हमेशा सम्मान किया, भगवान की तरह पूजते हैं। आज भी गांव-गांव आप जाएंगे तो उनके कैलेंडर होंगे, उनकी तस्वीर होगी, उन्हें लोग पूजते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो पिछड़ों से, दलितों से, आदि आबादी से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यक से और ख़ासकर पीडीए के लोगों से नफरत करते हैं। पीडीए के लोगों का हक छीना है, पीडीए के लोगों को उन्होंने दूरियां बनाई हैं। पीडीए के लोग ही भगवान मानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी। मैं विधायकों को धन्यवाद देता हूं कि बाबा साहब के सम्मान में वो इस तरह निकले। देश के 75 साल के इतिहास में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का की खिल्ली और मजाक उड़ाने का साहस कभी किसी सरकार ने नहीं किया, जो देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किया। इस सब के विरोध में कल से विरोध प्रदर्शन संसद के अंदर और पूरे देश में संसद के बाहर चल रहा है। भाजपा विचलित है। खुद प्रधानमंत्री बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। राहुल जी बी आर अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए। हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया, और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा। तो ऐसे हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहा था, आगे आके वो ग्रुप में था, तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा। आज एसटी हूँ, नागालैंड से हूँ, और ये महिला संसद के साथ जो है वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कंप्लेन भी दिया है चेयरमैन को, उसको प्रोटेक्शन सीखा। अमित शाह जी को बहुत प्रॉब्लम है कि आजकल हिंदुस्तान में अम्बेडकर कहना एक फैशन हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी, हिंदुस्तान तो अम्बेडकर कहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति
हर वो व्यक्ति जो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा चाहता है बाबा साहब का ऋणी है। हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरा परिवार ऐसे समाज में पले बढ़े जहाँ कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई ऊंच नीच जातियां ना हो, वो हर व्यक्ति बाबा साहब का ऋणी है। तो हर वो व्यक्ति अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाएगा। मेरे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर। हिमांशु, संसद के अंदर, संसद के बाहर और अब सड़क तक, थाने तक ये लड़ाई पहुंच गई है। दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा शायद इतने साल से आप संसद कवर कर रहे हैं, ऐसा शायद ही कभी देखने को मिला हो कि इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हो, एफआईआर तक नौबत पहुंच गई हो। निश्चित तौर पर देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है आज जो तस्वीर दिखाई दी है संसद में, और शायद अभी जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है ये उसका एक रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले हमने सैकड़ों ऐसे प्रदर्शन देखे हैं जब एक ही समय सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद अलग अलग मुद्दों पर अपने अपने मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जो तस्वीर दिखाई दी है मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसलिए अब सबकी निगाहें लोकसभा स्पीकर पर हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं संसद परिसर के। और अब ओम बिरला को यह तय करना होगा कि इस पूरे मामले में जो अलग अलग पक्ष सामने आए हैं, देखिए इसमें प्रताप सारंगी का बयान आ चुका है, राहुल गांधी स्पष्टीकरण दे चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे चिट्ठी लिख चुके हैं लोकसभा के अध्यक्ष को कि उन्हें अंदर से जाने से रोका गया, बीजेपी के सांसदों ने उन्हें धक्का दिया, घुटने में उनकी चोट लगी है जिसकी कुछ दिन पहले सर्जरी की गई थी और वो बहुत मुश्किल से चल पा रहे हैं। दूसरी तरफ कई इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने लिखा है कि कई इंडिया ब्लॉक के सांसदों को संसद की जो नया भवन है उसके अंदर जाने नहीं दिया गया, उनका जो प्रिविलेज है उसका हनन हुआ है और इसकी भी जांच लोकसभा स्पीकर को करनी चाहिए। बीजेपी के सांसद जो हैं उनकी जो बड़े नेता हैं उनकी बैठक हुई है लोकसभा स्पीकर के साथ, पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, कांग्रेस के सांसद पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। तो देखिए अब मुझे लगता है कि दो तीन बातें बहुत स्पष्ट हैं कि ये जो घटना आज हुई है इसकी जांच होगी। जांच का दायरा क्या होगा, जांच किस तरह आगे की जाएगी, ये काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि लोकसभा स्पीकर जो है वो सरकार के साथ सलाह मशवरा करने के बाद आगे क्या तय करते हैं। लेकिन इतना तय है कि इस मामले की जांच होगी। और मुझे लगता है जो प्रिविलेजेस कमेटी है संसद की, क्योंकि बहुत सारे विपक्षी सांसदों ने ये भी आरोप लगाया है कि हमें आज संसद में जाने ही नहीं दिया गया, जो हमारा अधिकार है और हमारा जो विशेषाधिकार है उसका आज हनन हुआ है, क्योंकि हम संसद की गतिविधि में भाग ही नहीं ले पाए, हमें जबरन रोका गया। फिर ऐसे में सवाल उठेगा कि वो कौन से सांसद थे जिन्होंने इंडिया ब्लॉक के सैकड़ों सांसदों को संसद की जो नई बिल्डिंग है, नया भवन है, उसके अंदर जाने से रोका। तो देखिए ये मामला पुलिसिया जांच का भी है, ये मामला एक मोरल इशू भी है और ये मामला विशेषाधिकार हनन का भी बनता दिख रहा है। और मुझे लगता है कई स्तर पे जो आज कुछ हुआ है उसकी जांच ज़रूरी होगी, बड़ी तस्वीर समझने के लिए कि आखिर 11 बजे से ठीक पहले जो मकर द्वार है, जो मेन एंट्री गेट है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का, वहाँ आखिरकार हुआ क्या। अंकित, ये हिमांशु आप समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के दोनों सांसद आरोप लगा रहे हैं, धक्का मुक्की की ये बात कही जा रही है, कोई कह रहा है राहुल गांधी ने धक्का दिया, वहीं कांग्रेस कह रही है मल्लिकार्जुन खड़गे को चोट लग गई, बीजेपी की तरफ से धक्का दिया गया, अब एफआईआर भी हुई है। दोनों तरफ से क्या क्या शिकायत की गई है पुलिस के सामने? देखिए दो बातें हैं। पहली बात यह है कि बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया गया और ये बयान भी प्रताप सारंगी ने कैमरे पर दिया है कि जब वो गेट पर खड़े थे बहुत भीड़ हो चुकी थी, क्योंकि मकर द्वार पर बीजेपी और इंडिया ब्लॉक के सांसद भी जमा हो गए थे और बीजेपी के सांसद भी वहाँ पर जमा थे। प्रताप सारंगी जो बुजुर्ग नेता हैं बीजेपी के उड़ीसा से, वो भी ठीक एंट्री पॉइंट पर थे जहाँ से पैदल चलकर आप नए संसद भवन के अंदर जाते हैं। और उस जगह पर क्योंकि बहुत सारे सांसद जमा थे, इसकी वजह से काफ़ी हाथापाई जैसी स्थिति वहाँ पर थी, क्योंकि कुछ सांसद कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरह अंदर जाएं, क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने वाली थी। लेकिन उसी दौरान प्रताप सारंगी का आरोप है, और ये बात कई बीजेपी के सांसदों ने पुलिस के सामने और मीडिया के सामने भी बयान दिया है कि राहुल गांधी ने माफ़ कीजिएगा, जो मुकेश राजपूत हैं उनको पहले धक्का दिया और मुकेश राजपूत जो है वो इम्बैलेंस हुए और वो प्रताप सारंगी पर गिरे, जिसकी वजह से प्रताप सारंगी को गहरी चोट आई है।
तो ये आरोप बीजेपी की तरफ से है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने खुद स्पष्टीकरण दिया है कि जिस परिस्थिति में ये हादसा हुआ है उस वक्त वो संसद के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें जानबूझकर बीजेपी के सांसदों ने रोका है। दूसरी शिकायत मल्लिकार्जुन खड़गे की है कि बीजेपी के सांसदों ने मुझे धक्का दिया। उन्होंने भी लोकसभा स्पीकर से कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो जांच की मांग दोनों पक्षों की तरफ से की गई है अंकित। बिल्कुल देखना महत्वपूर्ण होगा कि लोकसभा स्पीकर इस बारे में आगे क्या फैसला करते हैं। तो एक तरफ लोकसभा स्पीकर को फैसला लेना है, वहीं दिल्ली पुलिस तक भी अब ये बात पहुंच चुकी है क्योंकि दोनों तरफ से एफआईआर की गई है। रवीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, भारतीय जनता पार्टी जो कल थोड़ा बैकफुट पर नजर आ रही थी क्योंकि कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने जिस तरीके से हमला किया था अंबेडकर को लेकर, अमित शाह को खुद आके इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, आज वो हमलावर है। आज राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। बिल्कुल अंकित, क्योंकि कल मैं खुद था गृह मंत्री की पीसी में, काफी डिफेंसिव पीसी थी और वो बार बार यही कह रहे थे कि मीडिया से अनुरोध है कि वो पूरा उनका भाषण चलाए। केवल 20 सेकंड का जो अंश है वो कांग्रेस प्ले अप कर रही थी। लेकिन आज जो है, आज सुबह से ही हमने देखा कि जैसे ही ये घटना हुई है कि प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को चोट लगी है, उसके बाद में बीजेपी ने आक्रामक तरीके से सियासी हमला किया है। आप सोचिए कि मैं इस वक्त राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हूं और यहां पर लगातार तांता लगा हुआ है मंत्री सांसदों के आने का, मीडिया के सामने अपनी बात रखने का। अभी कुछ देर के बाद में बीजेपी के हेड ऑफिस में भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो अपने तमाम सारे सीनियर मंत्रियों को बीजेपी ने लगाया है कि बिल्कुल कांग्रेस पर इस मुद्दे पर हमलावर हुआ जाए, ताकि कल तक जो किरकिरी हो रही थी उस किरकिरी से बचा जा सके। तो ऐसे में लगातार और ये देखेंगे कि ये जो सिलसिला है ये आज ही नहीं, ये कल तक भी चलेगा, परसों तक भी चलेगा, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है कि इस पर बीजेपी चाहती है कि लगातार सियासी तौर पर हमलावर हुआ जाए और कहीं ना कहीं कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जाए। रवीश रुक जाइएगा मेरे साथ, छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। क्रिकेट को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आईसीसी का कहना है कि 2024 से 2027 का जो पूरा चक्र है, यानी कि अभी जो 2024 एंड हो रहा है उसके बाद 2027 तक आईसीसी आयोजनों में किसी भी देश द्वारा आयोजित भारत पाकिस्तान मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। ये इस बात के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान में अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, उसका कार्यक्रम जल्द ही लाया जाएगा और इसको लेकर बहुत खींचतान मची हुई थी कि भारत पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा, पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने को तैयार होगा या नहीं होगा। उस पर आईसीसी ने अब साफ किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी मैच होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान में अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम की जल्द ही पुष्टि भी की जाएगी, ये ऐसा आईसीसी ने कहा है। इसी चलते हमारे सहयोगी विमल इस वक्त जुड़ रहे हैं। विमल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी का मैच भारत पाकिस्तान का, और अगर भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल, फाइनल या कहीं और पहुंचता है तो वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाएगा। और क्या भारत में होने वाली जो भी चैंपियनशिप्स होंगी उसमें भी भारत पाकिस्तान का मैच न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाएगा? बिल्कुल, आपने एकदम टारगेट शूट किया आपने, जो उसको एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी बात हम लोग लगातार कर रहे थे, जिसकी बीसीसीआई लगातार बात कर रहा था। हाइब्रिड मॉडल पे मैच होगा। इसका मतलब है कि इंडिया पाकिस्तान के जितने मैच है न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। नॉकआउट मैच में अगर इंडिया पहुंचता है तो वो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। ये न्यूट्रल वेन्यू कौन करेगा? वो होस्ट टीम डिसाइड करेगी, जिसपे अप्रूवल किसी का होगा। ये इसका मतलब है कि अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी का जो शुरू होना है वो आएगा और वो न्यूट्रल वेन्यू पे इनको सारे मैचेस खेलेंगे। इसके अलावा 2027 तक, जैसा कि आपने बताया, जो कि आईसीसी ने इस मीटिंग में माना है कि जो भी इंडिया पाकिस्तान या ट्रायंगुलर वो न्यूट्रल वेन्यू होगा, होस्ट टीम डिसाइड करेगी विद द अप्रूवल ऑफ आईसीसी। इसमें एक अगले 2025 ही विमेंस वर्ल्ड कप इंडिया में है वनडे का, वो भी जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा वो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। तो एक विन विन सिचुएशन है। इंडिया ने अपना जो पक्ष है, इंडिया मतलब बीसीसीआई ने जो पक्ष रखा था पहले कि हाइब्रिड मॉडल पे हो, उसको लिया गया है। पाकिस्तान की भी किरकिरी नहीं हो, इसलिए उन्हें भी कहा गया कि अगर हम नहीं जा रहे वहां पे तो वो भी टीम यहाँ नहीं आएगी, वो भी हाइब्रिड मॉडल पे कह सकती है। तो एक तरह से उनकी भी जो है जो बात रखी गई है, लेकिन मूल मुद्दा है कि हाइब्रिड मॉडल को लेके जो टीम इंडिया ने या बीसीसीआई ने या फिर आईसीसी ने भी फटकार लगाई थी उसको कि आपको हाइब्रिड मॉडल मानना ही पड़ेगा। फाइनली उसको मानना पड़ा है। अदरवाइज ये एक डर था कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर बाहर जाता
तो पाकिस्तान को करोड़ों का नुकसान था। फाइनेंशियली उस हालत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी है नहीं कि उतना बड़ा झटका सहता, लेकिन और इंडिया ने सिक्योरिटी कंसर्न दिखाया था। न इंडिया ने, कुछ और टीमों ने भी कहा था, बात आगे जाती, वोटिंग होती, वो सब बातें भी सामने आती। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो अगले साल फरवरी 19 से मार्च 9 तक होना है, उसका शेड्यूल आएगा कि कहां मैच होंगे, लेकिन वो अब हाइब्रिड मॉडल पे होगा। एनडीटीवी के दर्शकों के लिए ये एक बड़ी जानकारी है। विमल, कहां पर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि उसमें भी लेकर कई सारी बात चल रही थी, दुबई में क्या ये खेला जाएगा, अबू धाबी, ऐसी बहुत सारी बातें चल रही थी। बिल्कुल, न्यूट्रल वेन्यू का जो राइट्स है टेक्निकली देखिए अंकित, वो है कि होस्ट टीम को डिसाइड करना है, और इंडिया दुबई में खेलने को पहले भी तैयार था। आप चाहे श्रीलंका में भी खेले, लेकिन जो मोटे तौर पे जो एग्रीड वैल्यू ये है कि मान लीजिए जो ब्रॉडकास्टर है, अब आपने होनोलुलु में जाके बोल दिया या कनाडा में बोल दिया, तो ब्रॉडकास्टर को खर्च आएगा, तो वो इसीलिए आईसीसी का अप्रूवल चाहिए उसमें। और आपने वेन्यू जो है, मुझे लगता है जो तक बातचीत चल रही थी वो दुबई को लेके बातचीत चल रही थी। उन्हें होस्ट ग्राउंड भी है, क्योंकि वो ज्यादातर मैच जो विदेशी बड़ी टीमें आती हैं वहीं पे खेलते हैं, तो ये, और इंडिया को उससे कोई परेशानी अब तक नहीं। और इस मीटिंग के मुझे लगता है ज्यादातर 90% है कि वो यूएई में ही होना है, दुबई अबू धाबी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं एनडीटीवी के एमएसएमई कॉन्क्लेव में। Much more. So larger corporates, they may be impacted more. Right. The micro and small may not be impacted as much. Sure. It may open up more opportunities and job shift can take place. And I will give you just one example that when I joined the bank in 1980, everything was manual. And there was a huge resistance that if we computerize, then there will be job loss. Right. It's a fact that number of jobs in the bank might have reduced, but the job it created in the IT sector, that has been much more. And today banks serve more than 100 crore people. Without technology, it would have not been possible. So whenever a new technology comes, these apprehensions would always be there. But I believe that if in certain sectors jobs get reduced, there will be many more sectors where jobs will be created. Mr. Padda? I completely agree with him. I think where due to AI and machine learning, where jobs might be at risk will be, low skill, low level, repetitive jobs. Those could possibly be at risk, or again, large language models in certain niche areas. Those could be at risk. But I think there is much more to be gained from adopting AI than lost, and I completely endorse his views that if there are losses in job losses in certain areas because of the use of AI, then it will be more than made up in other areas. And I don't think it's a question of either or. It's not a question of either we adopt AI entirely or we do not. I mean, or so it's a question of blending these two and finding that optimal mix. And I'm personally of the opinion that I think human oversight in certain areas is critical as much as AI. I mean, that might change 100 years from now, I don't know, but 50 years from now, I can't say. But for the moment, I think it's one shouldn't get spooked by it, but look at how do we harness it for the benefit of mankind. All right. Well, I'd like to thank both of you very much for being with us today. From sustainability to AI to new opportunities to where we stand vis-a-vis other countries, the MSME sector is so very important for the future, particularly 2047 and where we intend to go. Will we realize the true potential of the MSME sector? Thank you very much indeed. We've got a small memento for both of you. If you can just receive. इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पटाखों पर प्रतिबंध, अगले आदेश तक पटाखों की बिक्री पर बैन लगाने को कहा है। दिल्ली के अंदर ये बैन है, लेकिन आसपास जो एनसीआर का इलाका है, चाहे वो हरियाणा के जैसे गुड़गांव की अगर हम बात करें या फरीदाबाद की अगर हम बात करें, और उस तरफ ही उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ पर क्यों
पटाखों पर बैन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बातचीत की और उस पर कहा है कि अब पटाखों पर बैन होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट अगली कार्रवाई में अगली तारीख पर कोई और आदेश पारित ना करे। आशीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, ये बात कई बार कही जा रही थी कि दिल्ली में कुछ भी करने से बहुत फायदा होता नहीं है, आसपास वो चीजें एक साथ नहीं है, तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक बड़ा कदम है ये। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार दिल्ली सरकार से पूछा था कि वो सिर्फ नए साल पे पटाखों पर बैन क्यों चाहती है, दिवाली के मौके पर पटाखों पे बैन क्यों लगाना चाहती है। पूरा साल पटाखों का इस्तेमाल होता है, पटाखों की बिक्री होती है, चाहे वो इलेक्शन हो चाहे शादियां हो। तो ऐसे में प्रदूषण को देखते हुए वो अपनी विचार दे कि पूरे साल भर जो है वो पटाखों पर बैन रहे। तो दिल्ली सरकार की तरफ से बताया गया सुप्रीम कोर्ट को कि वो पूरे साल पटाखों पर बैन लगाने को तैयार है। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर के जो स्टेट हैं हरियाणा, यूपी और राजस्थान, तीनों को कहा है कि वो भी साल भर के लिए जो है पूरे साल पटाखों और बैन के लिए प्रतिबंधित उसको करे, उसके लिए कदम उठाए। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल पटाखों पर जो बैन है वो जारी रहेगा, क्योंकि फिलहाल जो दिल्ली सरकार का बैन था वो 1 जनवरी तक था, लेकिन अब वो अगली सुनवाई तक, आगे के आदेश तक वो पटाखों पर बैन रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ किया था कि पटाखों पर बैन का मतलब सिर्फ पटाखों के चलाने पर बैन नहीं है, बल्कि उसकी बिक्री के, उसके स्टोरेज के और उसके ट्रांसपोर्टेशन, तमाम चीजों पर ये बैन इम्प्लीमेंट होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं संभल उत्तर प्रदेश की, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर बिजली का कनेक्शन काटा गया। बर्क पर बिजली चोरी करने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। एफआईआर में बिजली के मीटर में छेड़छाड़ की भी आरोप लगे हैं। आज सुबह बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मीटर की जांच के लिए वहां पहुंचे। काफी तादाद में पुलिस का अमला भी उनके साथ मौके पर मौजूद था। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने इस पूरे मसले पर संभल के एसपी से बातचीत की, आपको सुनाते हैं। संभल में लगातार पुलिस सड़कों पर है, लगातार यह फ्लैग मार्च जो है वो निकाले जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एसपी संभल के बिश्नोई, उनसे बात करते हैं। सर, आज जो है जो संभल के सांसद हैं उनके खिलाफ और उनके जो फादर हैं उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, क्या दोनों ये मामले? नहीं, माननीय सांसद जी के खिलाफ किसी प्रकार का कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। माननीय सांसद जी के आवास है, वहाँ पे आज पुलिस की और सुरक्षा में बिजली विभाग की टीम है, वो वहाँ पे गई थी। बिजली विभाग के साथ में उनके पिताजी द्वारा भद्रता की गई, ऐसी बात बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा बताई गई। उसके आधार पे थाना नखासा पे अभियोग पंजीकृत किया गया है राजकार्य में बाधा डालने का। उसी आधार पे आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। एक और केस दर्ज हुआ बिजली चोरी का। बिजली चोरी का एफआईआर है वो एंटी थेफ्ट वहाँ पे हुआ है, एंटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन पर है। और वो भी बिजली विभाग के जो टीम द्वारा ही मीटर के अंदर मीटर को बाईपास करके काफ़ी सारी रीडिंग है वो चोरी करने की, इसके बारे में लिखा गया है। कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर लोग अफवाह फैला रहे हैं, उसको लेकर कुल कितनी एफआईआर हुई हैं और क्या कोई इसमें अरेस्ट हुआ है? 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। उसमें एक व्यक्ति द्वारा कहीं और की मस्जिद को दिखा के जनपद संभल की मस्जिद को दिखाया जा रहा था, उसमें तोड़फोड़ की गई थी, उसके खिलाफ एफआईआर हुई है। उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया, वो कहाँ का रहने वाला है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 2 अन्य एफआईआर इसी तरीके की सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ की गई है। पुलिस द्वारा साइबर पेट्रोलिंग की जा रही है और साइबर पेट्रोलिंग के माध्यम से एक कड़ी नज़र है वो रखी जा रही है। जो हिंसा हुई थी, हिंसा में अब तक कुल कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और इसमें जो मेन कॉन्स्पिरेटर है या जो पूरी एक बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे क्या कुछ अभी तक जांच में निकला है? हिंसा में अभी तक कुल 40 लोग पकड़े गए हैं, 97 लोग हैं प्रकाश में लाए गए हैं। 400 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके यूनिक चेहरे हैं आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनके नाम प्रकाश में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो लोग वांछित हैं इन सब लोगों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू करवाया जा रहा है। एनबीडब्ल्यू की प्रोसेस पूरी होने के बाद में अगर ये लोग हाजिर नहीं होते हैं तो इनके खिलाफ फिर इनाम भी डिक्लेयर किया जाएगा और फिर इसी तरीके से आगे साक्ष्य संकलन कार्रवाई करते हुए हिंसा के मुकदमे हैं उसकी एसआईटी के द्वारा जांच की जा रही है और वही लोग उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसके पीछे कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, कोई बड़े चेहरे हैं, कोई संगठन इसके पीछे? क्योंकि जो संभल है वो काफ़ी सेंसिटिव रहा है शुरू से, यहाँ बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए लोग भी पकड़े गए हैं, तो उसको लेकर क्या कोई जानकारी अब तक मिली है?
पूर्व में यहाँ पे इस तरीके के कई ऐसे वाक़े हुए हैं जिसमें NIA द्वारा ATS द्वारा रेड की गई है। वर्तमान में एकदम शांति है, किसी प्रकार का कोई इश्यू संज्ञान में नहीं आया है। लेकिन हिंसा से रिलेटेड जितने भी एंगल पॉसिबल हैं, चाहे टेरर एंगल हो, चाहे फाइनेंसिंग हो, सारे एंगल को स्टडी पुलिस द्वारा किया जा रहा है। थैंक यू। जो सांसद हैं वो भी हिंसा के इसमें आरोपी हैं, उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई हुई है क्या? उनके बारे में कुछ सभी तथ्यों पे साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और कोई भी पॉसिबिलिटी है वो रूल आउट नहीं की जा सकती एट दिस स्टेज। शुक्रिया NDTV से बात करने के लिए। तो ये हैं संभल के SP जो बता रहे हैं कि किस तरह से हिंसा को लेकर कार्रवाई हो रही है और किस तरह से आज जो है 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं, एक संभल के सांसद के खिलाफ और दूसरा जो मुकदमा है वो उनके पिता के खिलाफ बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकाने का। संभल से कैमरामैन शेख मोमिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। वहीं संभल में मंदिर से जुड़े तथ्यों को खंगालने के लिए आज यूपी पुरातत्व विभाग की टीम संभल का दौरा करेगी। यूपी में संभल के 46 साल बाद खुले कार्तेश्वर मंदिर और कुएं के सर्वे के लिए यूपी पुरातत्व विभाग के 4 सदस्यीय टीम आज संभल पहुंची। DM की सिफारिश पर संभल ये टीम जा रही है और पता लगाने की कोशिश करेगी कि मंदिर कितना पुराना है। टीम कुछ और धार्मिक स्थलों का दौरा भी कर सकती है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्यक्रम में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वाले चुनाव से पहले झुग्गी में जाने का नाटक करते हैं। अगर बाबा साहब आपको वोट नहीं देते, ये बीजेपी वाले मजाल जो आपकी, इनको मैं देख रहा था ये झुग्गी में जाते हैं। कल मेरे को एक बता रहा था कोई, जिस झुग्गी में इनका एक बड़ा नेता गया था, वहां से कोई मेरे से मिलने आए कुछ लोग झुग्गी से। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले जी आया था 11 बजे निकल लिया, कट लिया। फोटो वोटो खिंचाई, थोड़ी देर हमारे बच्चों के साथ नाटक करा कैरम खेलने का, उसके बाद बोला लेट गया बिस्तर पे, बोला मेरी फोटो खींच लो। फिर लेटे हुए की फोटो खींच ली, फिर बोला अपने घर चला गया। सवेरे 6 बजे फिर आ गया।